दोस्तों, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक मैनेजर साहब अपनी माँ को दिखाने के लिए जाते हैं। जब वो उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तभी उनकी जो नज़र है एक महिला डॉक्टर पर पड़ती है, जो कि डॉक्टर के लिवाज में थी। और जब उस महिला को वो देखते हैं, तो उसकी नज़रों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और उसकी नज़रों से बच करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उस जो महिला डॉक्टर थी, उसकी नज़र जो है मैनेजर साहब पर पड़ जाती है और वो तुरंत उनका पीछा करते हैं और पीछे से आवाज़ लगाती है, एक्सक्यूज मी। जो मैनेजर साहब होते हैं, जैसे वो ये शब्द सुनते हैं एक्सक्यूज मी, मैनेजर साहब के जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वो पीछे पहुंचती है और पूछती है, क्या आप बैंक में काम करते हैं? मैनेजर साहब के पास कोई जवाब नहीं था इसका। और आगे वो फिर पूछती है, क्या आप मैनेजर हैं? लेकिन मैनेजर साहब की तो बोलती एकदम से बंद हो चुकी थी। तो दोस्तों, क्या था माजरा, क्या थी कहानी? आखिर जो मैनेजर साहब थे उस महिला डॉक्टर से खुद को बचा करके, उसकी नज़रों से खुद को छुपा करके क्यों भाग रहे थे? आइए पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये दिल्ली की करोल बाग की है। करोल बाग के एक डॉक्टर होते हैं जिसका नाम प्रीतम होता है। प्रीतम जो है वो पेशे से एक बैंक मैनेजर होते हैं और वो अपनी माँ को दिखाने के लिए कई हॉस्पिटल का चक्कर काट चुके थे। उनकी माँ को कैंसर था। काफ़ी हॉस्पिटल का चक्कर काटने के बाद कहीं किसी डॉक्टर ने उनको परामर्श दिया, सलाह दी कि अगर इनको एम्स में ले जाकर दिखाओ तो कुछ हो सकता है। और उसी के नतीजे वो एम्स हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं दिखाने के लिए। जब वो जाते हैं दिखाने के लिए तो वहाँ पर एक महिला नर्स डॉक्टर होती है और वो मैनेजर साहब की नज़रों में आती है। मैनेजर साहब जब उसको देखते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं और उसके बाद वो उससे नज़रें चुरा कर भागने लगते हैं। जब वो महिला जो है देखती है कि शायद मैंने इनको कहीं देखा है और वो उनको पहचान जाती है कि ये बैंक के मैनेजर हो सकते हैं, उनको आवाज़ लगाती है और जा कर के उनसे मिलती है। जब उनसे मिलती है वो, तो उनसे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और कुछ साल पहले शायद आपने मुझे पहचाना, तभी आप मुझसे भाग रहे थे और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी और आप आज दिखे हो और आप मुझसे भाग रहे हो। तो जो मैनेजर साहब होते हैं कहते हैं, आज माफ़ी मांग कर क्या मतलब है? अगर माफ़ी मांगनी ही थी तो उस दिन मांगती जिस दिन तुमने गलती की थी, और आज माफ़ी मांगकर क्या फ़ायदा है? दरअसल दोस्तों, ये जो बात है ये साल 2008 की है, जब नोटबंदी होती है और उस समय काफ़ी लोग परेशान होते हैं। नवंबर का महीना था, शादी ब्याह का सीजन चल रहा था। ये जो लड़की होती है, महिला डॉक्टर होती है, इसका नाम रागिनी होता है और इसकी भी शादी 15 नवंबर 2008 को तय हुई थी। और इसी बीच में नोटबंदी हो गई थी, पैसों की काफ़ी तंगी थी उस समय, आप लोग भी जानते हैं। और इस बीच में काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी पैसे निकालने के लिए। लोग रात रात भर भटकते रहते थे, एटीएम का चक्कर काटते रहते थे, कहीं किसी भी एटीएम में पैसे मिल जाए। और बैंकों में लाइन की तो कोई वही नहीं थी कि कितना लंबी लाइन लग जाए। ऐसे ही लगभग 13 नवंबर की बात थी। जो रागनी होती है वो भी सुबह लगभग 5 बजे का वक्त हो रहा था, जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में लाइन में लग जाती है। उसके आगे लगभग 20 से 25 लोग खड़े थे और 20-25 लोग के बाद ये खड़ी थे और देखते देखते लगभग 9 बजे तक सैकड़ों लोग इसके पीछे खड़े हो चुके थे। उसके बाद में इसकी माँ आती है, वो भी लाइन में उसी के साथ में लग जाती है। और जब इसकी माँ आ जाती है तो ये कुछ चाय पानी पीने के लिए उस लाइन से बाहर चली जाती है और आगे पीछे लोगों को बोल कर जाती है, मैं चाय पानी पीने जा रही हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। लगभग जब वहाँ पर वो चली जाती है, तभी वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं और जो बैंक कर्मी होते हैं, वो उनका भी टाइमिंग हो चुका था, आ चुके थे और वो लाइन को मेंटेन करने लगे, लाइन को दुरुस्त करने लगे।
और हर एक दूसरे से पूछ रहे थे भाई ये अपनी सही जगह पर खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो लोग बताते थे हाँ खड़ा है, अगर हाँ बताते थे तो ठीक है, नहीं तो उस आदमी को या उस औरत को वहाँ से हटा दिया करते थे। इस बीच में जो रागनी होती है दोस्तों, वो लगभग आधे पौने घंटे का वक्त लग जाता है। जब वो आती है और अपनी जो निजी जगह थी जहाँ पर वो खड़ी थी, उस जगह पर जब खड़ी होने लगती है, तब जो आगे पीछे वाले लोग होते हैं उसका ऐतराज करने लगते हैं कि तुम नहीं थी यहाँ पर, तुम क्यों आ गई हो। जबकि उनको अच्छी तरीके से पता था कि ये यहीं पर खड़ी थी, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि चलो किसी भी तरीके से एक आदमी कम होगा हमारे आगे से, तो लोग इस सोच के चलते उसको उस लाइन से निकालना चाहते थे। अब जब बात आगे बढ़ती है तो पुलिस वाले फिर आ जाते हैं, कहते हैं बात क्या है। तो वो लोग कहते हैं ये लड़की यहाँ पर नहीं थी, ये ज़बरदस्ती घुस रही है। लेकिन जो रागनी होती वो मानने को तैयार नहीं थी। उसकी जो माँ होती वो भी कहती हाँ ये यहीं पर थी, अभी थोड़ी देर पहले चाय पीने के लिए गई है, तुरंत उसके बाद आप लोग आ गए थे। अब दोस्तों इसी बीच में गहमा गहमी चालू होती है, और लाइन को लेकर के तो गहमा गहमी पहले से ही चालू थी। कहीं कोई धांधली कर रहा है, कहीं कोई धांधली कर रहा है। अभी इस बीच में दोस्तों एक असिस्टेंट मैनेजर होता है जिसका नाम प्रीतम होता है, और वो भी वहाँ आ जाता है। कहता है क्या बात है। तो पुलिस वाले कहते हैं देखिए ऐसी ऐसी बात है। तो जो प्रीतम होता है कहता है देखिए अगर ये लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं थी तो आप यहाँ नहीं रुक सकते, आप जाके पीछे लाइन में लगिए। लेकिन जो रागनी थी वो मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने कोई गलत नहीं किया था। अब दोस्तों जो प्रीतम होता कहता है अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो तुम्हारे साथ साथ में तुम्हारी माँ को भी लाइन से निकाल दिया जाएगा। जो रागनी होती है कहती है ऐसे कैसे लाइन से निकाल दोगे। और वो ये सोच रही थी ये कोई होगा छोटा मोटा कर्मी या प्यून होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है। अब दोस्तों जब बात आगे बढ़ जाती है तो जो प्रीतम होता है उसकी माँ को भी लाइन से निकाल देता है और लाइन को मेंटेन करवाने लगता है। तभी जो रागनी होती है वो पीछे से प्रीतम को एक एक करके कई थप्पड़ तड़ातड़ जड़ देती है, और प्रीतम जो है जमीन पर गिर पड़ता है। अब दोस्तों प्रीतम कोई कमज़ोर आदमी था नहीं, वो भी हट्टा कट्टा था, और ये भी उस समय लगभग 24-25 साल की थी, ये भी हट्टी कट्टी थी, नौजवान थी। अब दोस्तों वो उठता, इससे पहले कोई रिएक्ट करता, पुलिस वाले और जो लोग थे वो भी बीच में आ जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस जो है वो रागनी को पकड़ लेती है, लेकिन जब प्रीतम को ये पता चलता है कि इस लड़की की 15 नवंबर को शादी है, तो वो कहता है भाई देखो मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, ये फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कर दी हो, ये सबके सामने मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन जो रागनी थी वो माफ़ी मांगने लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे थे मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैं सुबह 5 बजे से यहाँ लाइन में लगी हूँ, और अगर आपको भरोसा नहीं तो आप अपना सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, मैं यहीं पर थी। लेकिन दोस्तों अब वो गलती कर चुकी थी, क्योंकि एक असिस्टेंट मैनेजर को मारी थी, वो भी गिरा करके मारी थी, तो बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों वो वहाँ से चली आती है और पैसे नहीं निकलता है। फिलहाल दोस्तों जो रागनी होती है उसकी शादी पैसे ना मिलने के चलते टल जाती है, और तो 4 महीने के लिए शादी पोस्टपोन कर दी जाती है। और उसके बाद एक दिन जो जिससे उसकी शादी हो रही थी वो मेडिकल स्टोर चलाता था, वो उससे मिलने के लिए बुलाता है, और बुलाने के बाद उससे कुछ उल्टी सीधी हरकत करने लगता है। रागनी जो है वो मना करती है, और इस बात पर गुस्सा हो करके जो उसका होने वाला हस्बैंड था वो उसे मारता है, पीटता है, कभी काफ़ी भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। और उसके बाद कहता है तुम कम पढ़ी लिखी हो, दिल्ली में रह कर के ऐसी सोच रखती हो, ये सारी बातें वो कहता है। और उसके बाद जो रागनी होती है वहाँ से चली जाती है। फिलहाल वो रिश्ते को बचाने के लिए बाद में उसको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच में उसके बारे में वो काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि वो बहुत गुस्सैल है, पीता खाता भी है, और उसका नेचर ही ऐसा है।
इसके बाद जो उसने एक बात बोली थी, तुम कम पढ़ी लिखी है, वो रागिनी के दिल में लग जाती है और वो अपने माँ बाप से कहती कहती मैं शादी इस लड़के से तो करूँगी नहीं, और मैं अब पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करके कुछ बनूँगी, उसके बाद ही शादी करूँगी। दोस्तों, जो रागिनी की घर की हालत थी वो माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फिलहाल जो रागिनी के घर वाले थे वो भी हिम्मत बांधते हैं और रागिनी का जो दाखिला है वो करवाते हैं। नीट की परीक्षा देती है, नीट की परीक्षा देने के बाद उसमें पास होती है और उसे एम्स हॉस्पिटल में गायनी का जो पोस्ट था वो मिलता है और नौकरी करने लगती है। और दोस्तों, इसी बीच में लगभग ये सब करते कराते 3-4 सालों का वक्त बीत जाता है और अब उसी बीच में जो ये मैनेजर साहब थे वो अपनी माँ को लेकर के वहाँ पर गए हुए थे जब इन्होंने रागिनी को देखा था और रागिनी इनको देखी थी। अब दोस्तों, जब रागिनी और इनका सामना सामना होता है तो रागिनी कहती कहती मुझे आपसे माफ़ी मांगनी तो थी ही, और उसके बाद मुझे आपको थैंक यू भी कहना था कि शायद आपकी वजह से ही मैं इस मुकाम पर आज हूँ, नहीं तो अगर आज उस दिन मुझे पैसे मिल गया होता तो शायद मेरी शादी हो चुकी होती और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती, और शायद आपकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये बात सुन करके जो प्रीतम होता कहता अगर ऐसी बात है तो मुझे 2-4 थप्पड़ और मार लो। तो वो कहती सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप मुझे, जो हो गया सो हो गया। और उसके बाद कहती यहाँ कैसे, तो कहता मेरी माँ को कैंसर है और मैं यहाँ इनको दिखाने लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई लिंक नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। तो कहती है कोई बात नहीं, आप अपना ड्यूटी करो और माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सब कुछ देखभाल करूँगी देखूँगी। और उसके बाद उसके माँ की जो देखभाल है वो करने लगती है। फिलहाल वो पूछती है तुम्हारी शादी तो हो गई होगी, कहता हाँ मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन जो मेरी बीवी थी वो ठीक नहीं थी। शादी होने के कुछ दिन बाद वो कहने लगी कि तुम अपने मम्मी पापा को किसी और के यहाँ छोड़ कर आ जाओ या वृद्धा आश्रम में छोड़ कर आ जाओ, मैं उनका देखभाल नहीं कर सकती, और कहने लगी तुम अलग हो जाओ। और इस बीच में मैंने उससे कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन अपनी माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, और इसके चलते वो अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसने डाइवोर्स पेपर मेरे पास भेज दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिलहाल दोस्तों, उसने बोला कि जो भी है मेरी माँ ही ले दे करके है। अब जो रागिनी होती है वो डॉक्टर के पास उनकी माँ को लेकर जाती है, क्योंकि उसके हर डॉक्टर से जान पहचान थी, दिखाती है। डॉक्टर कहता है भाई इनकी जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है, ये बच भी सकती है और नहीं भी बच सकते हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल दोस्तों, जो प्रीतम होता है वो आकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, क्योंकि छुट्टी लेकर के रखा था वो, और नौकरी करने लगता है और बीच बीच में जा कर के अपनी माँ को दिखाने लगता है। वहाँ पर रागिनी थी ही। अब दोस्तों, दवा करते करवाते एक दिन ये खबर मिलती है कि प्रीतम को कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। प्रीतम जो है वो रोने लगता है। फिलहाल अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और अंतिम संस्कार करने के बाद वो बहुत अकेला पड़ जाता है, टूट जाता है। जब कई दिन बीत जाता है, रागिनी से मैनेजर की बात नहीं होती, तो एक दिन वो मैनेजर के घर पर जाती है और देखती है कि वो अपने घर में फ्लैट में अकेला बैठा हुआ और एकदम गुमसुम। ये देख करके वो बहुत परेशान होती है, पूछती है ऐसे कैसे, कब तक चलेगा। तो कहता है मैं करूं तो क्या करूं, जो मेरी माँ है वो मेरे लिए सब कुछ थी और अब वही इस दुनिया में नहीं है। मेरा मन करता है मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँ, और जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ। तो जो रागिनी होती है वो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रीतम को चाहने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी। कहती है कि तुम कह रहे हो किसके लिए जीऊँ, अरे तुम मुझे देखकर जियो और अपना ही मुझे समझ लो। ये बात कहते हुए वह प्रीतम का हाथ पकड़ लेती है और उसके सीने पर अपना सर रखकर वो भी रोने लगती है, और दोस्तों अपने प्यार का इजहार वो प्रीतम से कर देती है। अब दोस्तों,
2022 में इन दोनों की शादी होती है, इतना लंबा वक्त, क्योंकि वो डॉक्टर बन जाती है और उसके बाद ये दोनों अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशी से बिता रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनका एक बच्चा भी है। अब इनकी जो फैमिली है बहुत खुशहाल है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। कैसी लगी आप लोग को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। ये जो कहानी है खुद प्रीतम और रागिनी ने शेयर की थी, तो कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।